तो मैंने जी सिंपली 3 डिव्स बनाई और तीनों डिव्स को क्लास नेम दे दिया आइटम, और मैंने इस आइटम को एक्सेस किया CSS में जाके, बैकग्राउंड कलर रेड दिया ताकि ये मुझे विजिबल हो, और मैंने इसको हाइट दी 100 पिक्सल। अब सवाल ये है कि मैंने किसी डिव को, तीनों में से किसी को भी विड्थ नहीं दी, तो क्या ये विजिबल होगी व्यू पोर्ट पे या नहीं होगी? फुल पेज पे होगी। कितनी होगी? अच्छा, नॉर्मली देखें, आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई टेंशन ना लें, आप जरा इसको सोचें थोड़ा सा, मतलब टेक योर टाइम, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, कि क्या किसी डिव को विड्थ ना दी जाए तो उसकी अपनी विड्थ होती है? अपनी विड्थ होती है? कितनी? अच्छा, डिव ब्लॉक लेवल है या इनलाइन है? डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है? क्यों हजूर, डिव ब्लॉक लेवल है इनलाइन है? ब्लॉक लेवल है। तो ब्लॉक लेवल का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? वो फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है? तो जब मैंने विड्थ दी नहीं तो कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा? जितनी अवेलेबल विड्थ है। कितनी अवेलेबल विड्थ है? 100% ऑफ द व्यू पोर्ट, 100% ऑफ द, लेट्स सी, अगर मैं यहां पे जाऊंगा, ये देख रहे हैं, ये 100 पिक्सल की 3 डिव्स हैं, पता है आपको? क्योंकि तीनों का कलर रेड है तो आपको लग रहा है कि एक है। पहली डिव 100 पिक्सल की, उसने विड्थ कितनी ऑक्यूपाई की? फुल अवेलेबल विड्थ। तो फुल अवेलेबल विड्थ कितनी है? जितनी व्यू पोर्ट की विड्थ है। अब ये फुल तो नहीं कवर की इसने, लेफ्ट और राइट पे मार्जिन है, ये क्यों? लेफ्ट राइट पे स्पेस है, ये क्यों है? अच्छा, आप बताएं क्यों है? 33% तो दिया ही नहीं। मैं कसम चुवा लो, मैं तो विड्थ नहीं दी थी। 33% का सवाल कितों आ गया? मार्जिन है। वेरी गुड। किसका मार्जिन है? नहीं, किसका मार्जिन है? व्यू पोर्ट तो का मार्जिन तो होता ही नहीं है। मार्जिन तो हमेशा टैग्स का होता है। ये जो लेफ्ट राइट पे मार्जिन है, ये किसका मार्जिन है? देखिए, ये आपका इम्तिहान हो रहा है, अभी मैं नया पढ़ाना शुरू नहीं किया, ये तो वो चीज है जो पहले पढ़ा चुका हूं आपको। सॉरी, ब्राउजर ने अप्लाई किया मार्जिन, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं किसको अप्लाई किया? टेक्स्ट को? सॉरी, फ्लेक्स हाइट, फ्लेक्स जिक्र नहीं किया, फ्लेक्स तो है ही नहीं इधर की, नजर आ रहा है कहीं फ्लेक्स? रट्टा ना लगे ना प्लीज, फ्लेक्स का तो जिक्र ही नहीं किया, तो मार्जिन किसको मिला? यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट इतना तो बता देंगे, सारे इंस्पेक्ट कर लो। वो क्या कहा, जब आपको कुछ पता ना लगे कि कौन मार्जिन दे रहा है, किसको मार्जिन दे रहा है, तो कैसे पता करेंगे? इंस्पेक्ट कर लो भाई। वैसे मुझे तो पता है बॉडी का है, कल नहीं दिखाया था कि ब्राउजर प्री सेट अप्लाई कर देता है, यानी ऐसा स्टाइल जो ब्राउजर अप्लाई करता है। और ब्राउजर स्टाइल किस पे अप्लाई करता है? किसी टैग पे करता है। तो वो कैसे चेक करते हैं? मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट पे करूंगा, और यहां पे अगर मैं बॉडी पे क्लिक करूं तो ये देखिए मैंने ऊपर बॉडी पे क्लिक किया है, तो जो बॉडी के स्टाइल है वो यहां शो हो रहे हैं। तो बॉडी को कौन से स्टाइल मिले हुए? दो ना, एक तो डिस्प्ले ब्लॉक, दूसरा मार्जिन। कितना मिला हुआ है? कहां कहां से मिला हुआ है? सिर्फ मार्जिन लिखा हो तो चारों साइड पे होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। नजर आ रहा है वो जो ऑरेंज कलर है आपको? तो यार ये जवाब तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना मैं, आप 4 दिनों बाद या 5 दिनों बाद, कि मार्जिन किसको मिला हुआ है और क्यों मिला हुआ है, और कैसे पता चलेगा कितना मिला हुआ है और किधर किधर मिला हुआ है। तो एटलीस्ट आपका ये जवाब तो आना चाहिए था सर, इंस्पेक्ट कर लेना जी, हमारा दिमाग तो ना खाएं भाई। ये सारे सवाल मेरे जहन में जितने आए हैं मैंने पूछ के देख लिए, आप मतलब मैं, एनीवेज। तो आप जब भी आपको ना पता लग रहा हो तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि ये रटवा तो ना रहा कोई चीजें, नहीं आपने रटनी है। आप सिंपली कहें जी सारे इंस्पेक्ट करके देख लें, जिसका होगा पता लग जाएगा। अब जरा एक और बात बताएं, मैंने कहा जी जब मैंने डिव लिखी और डिव को मैंने हाइट दी 100 पिक्सल, विड्थ नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कितनी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं? 100% ऑफ द पेरेंट। तो इस केस में इस डिव का पेरेंट कौन है? बॉडी। तो जितनी बॉडी में विड्थ अवेलेबल थी डिव ने उतनी ऑक्यूपाई कर ली। सिर्फ मार्जिन छोड़ा, क्यों? क्योंकि बॉडी ने खुद कहा था भाई साइडों में मार्जिन रखो। अगर मार्जिन खत्म कर दूं तो, अब एक और बात सुनिएगा, अब ये 3 डिव्स हैं या एक डिव है? मुझे तो पता है 3 है क्योंकि मैंने खुद लिखी है। तो इन तीनों को एक दूसरे से स्पेस, या इन तीनों के अराउंड स्पेस क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा? बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर स्पेस क्रिएट करता है, मार्जिन दूंगा। कौन सा वाला मार्जिन दूंगा?
पता ही नहीं। ओ भाई ये बात भी कॉमन सेंस है ना कि सर अगर चारों साइड से मार्जिन देना है तो सिर्फ मार्जिन की प्रॉपर्टी देंगे, और अगर टॉप से मार्जिन देना सबके तो सिर्फ टॉप पे मार्जिन देंगे। तो अभी तो मैं कोई भी दे सकता हूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं मार्जिन तो लिख दूं 12 पिक्सल, तो जितने भी 3 बॉक्सेस हैं सारे अपने अपने गिर्द कितना मार्जिन क्रिएट कर लेंगे, 12 पिक्सल का मार्जिन क्रिएट कर लेंगे। ये क्या कोई रॉकेट साइंस है यार? नहीं है ना। तो प्लीज इसको तो होल्ड, इसको तो मतलब आपको आना चाहिए ना। बहरहाल अब ये देखें, ये ऊपर वाला मार्जिन और राइट वाला मार्जिन फर्क आ गया क्योंकि राइट पे 2 मार्जिन ऐड हो रहे हैं। यहां एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी आपको अगर क्लियर समझ ना आए लेकिन मैं आपको बता जरूर हूं। अब देखें 8 पिक्सल दिया है मार्जिन बॉडी ने और 12 पिक्सल दिया है मार्जिन किसने, मैंने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स है इसके टॉप पे कितना मार्जिन होना चाहिए, 20 पिक्सल होना चाहिए ना। 12 और 8 20 होता है ना। राइट पे भी कितना होना चाहिए, 12 और 8। लेफ्ट पे भी कितना होना चाहिए, 12 और 8। और बॉटम पे भी कितना होना चाहिए, 12 और 8 20। आप देख के सिर्फ विजुअली बारीक बीनी से देखें, देख के मुझे बताएं कि क्या चारों साइडों पे मार्जिन सेम है? नहीं है। लेफ्ट और राइट पे मार्जिन 20 पिक्सल है लेकिन टॉप और बॉटम पे मार्जिन 20 पिक्सल नहीं है। एक बात। दूसरी बात देखिएगा, जब मैंने इस पहले बॉक्स को मार्जिन टॉप और बॉटम दिया तो टॉप से भी 12 पिक्सल लेगा और बॉटम से भी 12 पिक्सल लेगा, लेफ्ट से भी 12 पिक्सल लेगा और राइट से भी 12 पिक्सल लेगा। तो क्या ये जो बीच में मार्जिन है ये 12 पिक्सल है? जरा गौर से देखिए, आपको कैसे पता चलेगा नहीं है? इंस्पेक्ट से यार। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं यहां पे राइट क्लिक करूंगा और मैं इस एक आइटम पे जाता हूं। तो अच्छा इंटरेस्टिंग बात एक और है, ये 12 पिक्सल नजर आ रहा है आपको? आप कहेंगे अभी तो आपने कहा था 12 पिक्सल नहीं है, तो वही इसलिए कहा था कि इंस्पेक्ट करके खुद देख लें। लेकिन एक और बात देखें, ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसको मिला हुआ मार्जिन टॉप 12 पिक्सल और जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको मिला हुआ मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल। तो ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम 12 पिक्सल, नीचे वाले को मार्जिन टॉप 12 पिक्सल। 12 और 12 कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए ना। परेशान हो गए? ये 24 नहीं है, ये 12 है। और फिर इसके टॉप पे देखें, इस बॉक्स का टॉप से मार्जिन कितना है, 12, और बॉडी का अपना मार्जिन कितना था टॉप पे, 8। 12 और 8 कितना होना चाहिए? इसका टॉप पे मार्जिन कितना नजर आ रहा है आपको? 12 नजर आ रहा है, 20 नहीं नजर नहीं आ रहा। ये कुछ अबनॉर्मल कहानियां हो रही हैं, जरा इसको समझिएगा। याद रखिएगा कि टॉप और बॉटम मार्जिन, जीरो किया तो नहीं हमने, अगर जीरो अप्लाई करते ना तो जिस एलिमेंट का मार्जिन जीरो हम अप्लाई करते वो तो जीरो हो जाता, उसकी तो कहानी खत्म। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने खत्म तो नहीं किया ना उसको। अभी देखिए जैसे इस केस में ब्राउजर ने कितना दिया हुआ है, 8 पिक्सल। हमने कितना दिया है? हमने अपनी डिव को 12 पिक्सल दिया है, बॉडी ने पहले से मार्जिन 12 पिक्सल दिया हुआ है, तो 12 और 8 20 होना चाहिए ना, हुआ नहीं है। यही कहानी समझा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट, और ये हमेशा ऐसा ही होगा। और बात मजे की ये है कि ये हमेशा टॉप और बॉटम के लिए होगा, लेफ्ट राइट के लिए ये नहीं होगा, लेफ्ट राइट के लिए ये नहीं होगा। अच्छा, आपको कैसे पता चला होगा या नहीं होगा, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिटी की उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन खैर उसको पहले छोड़ दें। ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो मार्जिन का प्रॉब्लम है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिन कोलैप्सिंग। क्या कहते हैं? मार्जिन कोलैप्सिंग। और याद रखिएगा कि जब भी दो मार्जिन आपस में कोलैप्स करते हैं तो जो बिगर वैल्यू है वो कंसिडर की जाती है, जो लेसर वैल्यू है वो इग्नोर हो जाती है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, जब भी दो मार्जिन कोलैप्स करते हैं, कोलैप्स करने का मतलब क्या होता है? जब दोनों आपस में टकराते हैं। मिसाल के तौर पे ये टॉप पे अगर आप देखें तो दो मार्जिन कोलैप्स हुए। कौन कौन से दो कोलैप्स हुए? 8 पिक्सल बॉडी वाला और 12 पिक्सल हमारा वाला, दोनों आपस में क्या हो गए?
कोलैप्स हो गए तो जो रिजल्टेंट मार्जिन हमें मिलेगा या हमारे एलिमेंट को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? दोनों में से जो बड़ा है। दोनों में से बड़ा कौन है? 8 या 12? 12। तो दो बातें यहां से नोट करनी है आपने, यहां से निकालनी है और ये अपने ज़हन में सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लेनी है। पहली बात ये है कि जब दो मार्जिन मिलते हैं तो मार्जिन कोलैप्स हो जाता है। दो मार्जिन मिलते हैं तो क्या हो जाता है? मार्जिन। अब मार्जिन कोलैप्स के केस में जो बड़ा मार्जिन, ये मार्जिन की जो बड़ी वैल्यू होती है वो कंसिडर होती है, जो छोटी वैल्यू होती है वो इग्नोर हो जाती है। बात समझ आ गई? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो एक तो हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्जिन कोलैप्सिंग सिर्फ मार्जिन टॉप और बॉटम के लिए एप्लीकेबल है, लेफ्ट राइट पे मार्जिन कोलैप्सिंग का कोई असर नहीं होता। बात समझ आ गई? दैट्स वाई अगर आप यहां गौर से देखें, जो कि मुझे इंस्पेक्ट में नजर नहीं आ रहा, लेकिन लेफ्ट और सॉरी इग्नोर नहीं होगा। इसलिए अगर आप देखें टॉप वाला मार्जिन देखें और ये लेफ्ट राइट पे देखें, लेफ्ट और राइट पे मार्जिन कंपैरेटिवली ज्यादा दिख रहा है बनिस्बत टॉप और बॉटम के। और अगर आपकी नजर तेज है, मुझे नहीं पता कि इस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इस पे क्लिक करूं या सिंपली इस पे क्लिक करूं, तो मुझे थोड़ा सा उठ के बताना पड़ेगा। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ना, ये या ये वाला जो कलर है ये ज्यादा डार्क है बनिस्बत इस कलर के। रीजन बीइंग ये दो मार्जिन कोलैप्स होके कलर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये कलर में शो हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो विजिबल होगा। यहां मुझे लगता है कि स्क्रीन में भी थोड़ी सी इशू। तो इसका मतलब ये है कोलैप्सिंग कहां कहां हो रही है? एक तो यहां कोलैप्सिंग हो रही है बिकॉज इसका टॉप मार्जिन और इसका बॉटम मार्जिन आपस में क्या हो रहे हैं? कोलैप्स हो रहे हैं। तो एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्जिन कितना मिलना चाहिए था? 24 पिक्सल ना। 12 ऊपर वाले का 12 नीचे वाले का मिल के कितना बनता है? मिल कितना रहा है? इसी तरह दूसरी कोलैप्सिंग यहां हो रही है, 12 नीचे वाले का 12 ऊपर वाले का, टोटल कितना मिलना चाहिए था? मिल कितना रहा है? इसी तरह आखिरी वाले का 8 बॉडी का, क्योंकि उससे ऊपर कोई और एलिमेंट नहीं है, तो 8 किसका है? बॉडी का। 12 इसका टॉप है। 12 और 8 कितना मिलना चाहिए था? यस, एक ही अप्लाई हो, एक ही हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात? अगर नहीं भी आई ना तो सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि मार्जिन कोलैप्स की कोई चीज होती है, मार्जिन कोलैप्स नाम की कोई चीज होती है, और मार्जिन कोलैप्सिंग कहां अप्लाई होती है? सिर्फ टॉप और बॉटम पे, लेफ्ट राइट पे अप्लाई नहीं होती। बस इतनी कहानी है। खैर ये टॉपिक समझाना नहीं था, वैसे बीच में ज़िमनन बात आ गई तो मैंने कहा आप कुछ अब नॉर्मल देखेंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो क्या हो रहा है, ये तो कुछ अनहोनी हो रही है। तो अनहोनी नहीं हो रही, ये डिजायर्ड है। यहां तक समझ आ गई बात? अच्छा, अब वापस आ जाए। मैंने चले मार्जिन थोड़ा सा रहने देता हूं, मैं मार्जिन 12 के बजाय ना 4 पिक्सल कर देता हूं बिकॉज ताकि नजर आए, और मैं बॉडी का मार्जिन खत्म कर देता हूं ताकि बॉडी वाला काम भी खत्म हो जाए। मार्जिन 0 और ये हो जाए। अब देखा मैंने बॉडी का मार्जिन खत्म कर दिया है, लेकिन जो इसका अपना सराउंडिंग का 4 पिक्सल आप वो हर तरफ से देखें कंसिस्टेंट आ रहा है। टॉप से भी सेम है, राइट से भी सेम है, लेफ्ट से भी सेम है, बॉटम से भी सेम है, हर जगह सेम। अब मैं इन तीनों बॉक्सेस को क्या करने लगा हूं? आमने सामने लाने लगा हूं। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का बिहेवियर है कि दे ऑक्यूपाई फुल अवेलेबल विड्थ या फुल अवेलेबल स्पेस विड्थ वाइज। ठीक है, तो अगर मैं इनका ब्लॉक बिहेवियर खत्म कर दूं, यानी मैं इसको कट करता हूं और मैं एक पेरेंट बनाता हूं, इसको मैं कह देता हूं जी कि आइटम रैपर। नॉर्मली मैं नाम कोशिश करता हूं मीनिंगफुल हो ताकि नाम पढ़ के पता लग जाए कि ये क्या भला है। आइटम का रैपर का मतलब क्या है कि इन सारे आइटम्स को इसने अपने अंदर रैप किया हुआ है, और मैं इस आइटम रैपर को पकड़ूंगा और सिंपली इसको कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो खत्म हो गया। अब जरा मुझे ये बताएं कि जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट था तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर था कि वो फुल अवेलेबल विड्थ ऑक्यूपाई करता है। अब जब उसका ब्लॉक बिहेवियर खत्म हो गया तो अब तो उसको पता ही नहीं विड्थ कितनी लेनी है, ऐसे ही है ना? तो अब विड्थ के बगैर गुजारा नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम समझ आ गया कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट को किया तो उसने ब्लॉक बिहेवियर क्या कर दिया?
खत्म कर दिया। जब ब्लॉक बिहेवियर खत्म कर दिया तो अब चाइल्ड इंतजार में है, हमें विड्थ दोगे तो हमें शो होंगे। अब मैं चाइल्ड को जाके क्या दे देता हूं, विड्थ दे देता हूं। और यहां से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा कि मैंने विड्थ दे दी कितनी, 33%। हर चाइल्ड को ये बताना, क्योंकि तीनों को सेम क्लास मिली हुई ना, आइटम आइटम आइटम, तो एक को विड्थ 33% दूंगा तो तीनों विड्थ 33% देंगे। तो अब इनको पता लग गया ये विड्थ क्या है। यहां से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा और फ्लेक्स की पहली प्रॉपर्टी बताने लगूं। अगर मैं ये विड्थ ना दूं, नॉर्मली आप फ्लेक्स के आइटम्स को विड्थ नहीं देखेंगे। अब आप कहेंगे जब विड्थ नहीं देखेंगे तो नजर ही कुछ नहीं आएगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्स। अगर मैं लिख दूं सिर्फ फ्लेक्स, जरा गौर से देखिएगा, कंट्रोल ये भी विड्थ को करेगा लेकिन ये जरा ज्यादा मौसर तरीके से करेगा। मैंने कहा सिर्फ फ्लेक्स, मैंने कहा हर आइटम को फ्लेक्स की वैल्यू कितनी दे दो, 1 दे दो। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लेक्स के जितने आइटम्स हैं उन सब आइटम्स को एक एक पोर्शन, यानी विड्थ को इक्वली डिवाइड कर दो और सब आइटम्स को एक एक फ्रैक्शन ऑफ विड्थ दे दो, एक एक हिस्सा दे दो विड्थ में से। तो टोटल कितने हैं, हिस्से भी कितने बनेंगे। अब इसका फायदा देखिएगा क्या होगा। अगर मैं ये 3 के जाए 6 कर देता हूं या 5 कर देता हूं, तो अब ये कितने हिस्से बनेंगे। और फ्लेक्स 1 का मतलब है कि जितने भी आइटम्स हैं एक एक हिस्सा सबको दे दो, यानी फ्लेक्स की स्पेस को इक्वली डिवाइड करो और एक एक हिस्सा किसको दे दो, सब चाइल्ड को दे दो, चिल्ड्रन को दे दो। अब जरा मैं देखूं, जब विड्थ 33% था तो ये काम हो सकता था, क्योंकि 33, 33, 33, 100% विड्थ ही खत्म हो गई ना। तो ये फ्लेक्स इंटरनली डायनामिकली ये डिसीजंस कर रहा है। अच्छा, अब जरा एक और रिक्वायरमेंट आती है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि मिसाल के तौर पे ये जो पहला बॉक्स है ना, ये सपोज करें कि बाकियों की निस्बत डबल है। अच्छा, इससे भी पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लें। इन सब को कलर मिला हुआ है रेड। मैं चाहता हूं जी कि सबका कलर क्या हो, डिफरेंट हो। तो क्या करूंगा, सबको अलग अलग क्लास दे देंगे। तो इसका मतलब है जो सेम स्टाइल है वो भी अलग अलग क्लास में शिफ्ट कर दें। सब में कुछ स्टाइल कॉमन भी है ना, जैसे फ्लेक्स का स्टाइल कॉमन है, बैकग्राउंड का स्टाइल कॉमन है, हाइट का स्टाइल कॉमन है। तो जो कॉमन स्टाइल्स हैं, तो अब यहां एक और अप्रोच है कि मैंने सबको कलर डिफरेंट देना है। तो आप HTML में ये कर सकते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस असाइन कर सकते हैं। किसी भी एक एलिमेंट को एक से ज्यादा क्लासेस असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं कहता हूं जी आइटम, या मैंने अगर कलर की क्लास देनी है तो इसको सिर्फ क्या बोल दूं, रेड। इसको अगर मुझे ग्रीन कलर देना है तो इसको क्या बोल दूं, ग्रीन। ये जस्ट नेम है क्लासेस के, कुछ भी दे सकते हैं, क्लास का नेम तो आपको पता है। तो जब क्लास के नेम में स्पेस आए तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाली अलग क्लास है और ये वाली अलग क्लास है। तो इसका मतलब है इस डिव को कितनी क्लासेस मिली हुई हैं, 2। आप किसी भी डिव को 2, 4, 6, 8, 10, 15, 12, 20 जितनी मर्जी क्लासेस देना चाहें आप दे सकते हैं, यू आर अलाउड। मेक सेंस। तो अब मैंने हर आइटम को एक के बजाय 2-2 क्लासेस दे दी है। ये सारे के सारे वर्ड मेरे अपने। अब मैं जो रेड है ना उसको कलर रेड देता हूं, वो ऑलरेडी रेड है तो उसको छोड़ देता हूं, उसको दोबारा देने की क्या जरूरत है। ये जो ग्रीन है इस क्लास को एक्सेस करता हूं और इसको मैं दे देता हूं जी BGC ग्रीन। अब होगा क्या, ये जो ग्रीन बॉक्स है ना इसको 2 क्लासेस मिली हुई हैं। एक वो क्लास जिसमें जेनेरिक स्टाइल हैं, तीनों स्टाइल उठा रहा है, विड्थ भी उठा रहा है यानी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, हाइट भी उठा रहा है और बैकग्राउंड कलर भी उठा रहा है। नीचे आके उसी एलिमेंट की दूसरी क्लास को टारगेट करके मैंने कहा इसका कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो। तो इसको तो पहले कलर मिला हुआ था ना रेड। तो आपको ये नहीं पता कि CSS में जो प्रॉपर्टी बाद में अप्लाई की जाती है वो पहले वाली को क्या कर देती है। तो अब मैंने ये किया, मैंने कहा जी सारे बॉक्स सारे आइटम्स का कलर रेड कर दो। बाद में आके कहा यार जो ग्रीन वाला है ना बीच में उसका क्या कर दो,
ग्रीन कर दो, तो इसने रेड को क्या कर दिया, बाकियों किसी को नहीं छेड़ा, क्योंकि ग्रीन क्लास सिर्फ किसको मिली हुई है, सेकंड वाले को मिली हुई है। तो यूं जितने भी कॉमन स्टाइल्स होते हैं ना, वो आप एक क्लास में ही रखते हैं। अगर कुछ एडिशनल स्टाइल्स देने हो तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अलग से सेपरेट क्लास डिफाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने किए। समझ आ गई ये बात? क्यों किया है जरा इसकी रीजन बताता हूं। पहले सबके जरा कलर वखरे वखरे कर लो। इसी तरह मैंने कहा जी, एक मैंने क्लास बनाई जी ब्लू की, और यहां पे बैकग्राउंड कलर क्या दे दूं इसको, इसी तरह मैंने एक क्लास बनाई जी ऑरेंज की, और इसको क्या कलर दे दूं, अब अगर यहां पे आके देखूं, ठीक, और ये रेड वाला बीच में बच गया, तो ये कौन सा था जो बच गया, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। ग्रीन भी हो गया, ब्लू भी हो गया, येलो भी हो गया, ठीक है। YELL क्लास नेम गलत तो नहीं दिया हमने, ओके, ये ब्लू हो गया, अच्छा येलो को दिया ही नहीं, ठीक है। सो दिस ठीक। खैर अभी आपको फ्लेक्स की सिर्फ एक प्रॉपर्टी और बताइए। डिस्प्ले फ्लेक्स तो पेरेंट को देनी थी ना, सिर्फ फ्लेक्स और फ्लेक्स के आगे कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, अब 2 देंगे फ्लेक्स तो क्या होगा, 3 देंगे तो क्या होगा, 4 देंगे तो क्या होगा, ये आपको अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये आप किसी भी एक HTML के एलिमेंट को 2 क्लासेस दे सकते हैं, और वो कब देते हैं, जब आपने कुछ स्टाइल्स कॉमन हो सबके और कुछ स्टाइल डिफरेंट हो, तो डिफरेंट के लिए आप अलग क्लास दे देते हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर की डिव है ना, ये बाकियों से इसकी विड्थ क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, क्या हो जाए। तो मैं यहां पे जाऊंगा और ग्रीन वाले को पकड़ूंगा और इसको कहूंगा जी फ्लेक्स 2। अब जरा देखिएगा, ये जो ग्रीन वाला है, इट इज 2 टाइम्स द साइज ऑफ द रेस्ट ऑफ द डिव्स। पूरे पेज पे विड्थ हमने कहां दी है, नहीं नजर आ रहा है, हमने दी है कहीं, नहीं दी। अभी जब मैंने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई और फ्लेक्स के अंदर मैंने कहा जी फ्लेक्स 1 लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, ये डायनामिकली जितने भी चाइल्ड होंगे, फ्लेक्स की जिम्मेदारी है कि उनकी विड्थ को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एडजस्ट करेगा। दिस इज व्हाट, छोटी करेगा, जाहिर है एडजस्ट तो करना ही है ना। अब अगर मैं यहां 6 एलिमेंट्स के बजाय 12 एलिमेंट्स कर दूं, तो सबकी विड्थ इतनी इतनी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है बेसिकली इंटरनली फ्लेक्स भी परसेंटेज पे ही काम करता है, लेकिन फ्लेक्स ने हमारी जिंदगी आसान कर दी। समझ आइए बात। तो अब अगर मैं इसको 2 के बजाय 3 कर दूं, तो 3 का मतलब क्या है, ग्रीन इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द अदर। समझ आई बात। ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई? तो आपको पता लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्स कितनी पावरफुल। तो मैंने कुछ चीजें आपको लिमिट हमने फेस की, तो मैंने इसलिए कहा यार बेहतर है पहले फ्लेक्स को पूरा एक्सप्लोर कर लें, बजाय इसके कि मैं कोई और लेआउट बनाना शुरू करूं, फंस जाऊं बीच में और फिर मैं उसको डिफाइन ही ना कर सकूं कि मैं इसको यहां से कैसे निकलूंगा। तो पहले फ्लेक्स को पूरा स्टडी कर लेते। अच्छा ये तो है जी फ्लेक्स का लेआउट। अब जरा कुछ और अभी तक इतना बहुत है, मतलब अब 2 प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं कि आप फ्लेक्स के आइटम्स को विड्थ भी दे सकते हैं और फ्लेक्स के आइटम्स को सिर्फ फ्लेक्स की वैल्यू भी दे सकते हैं, ताकि वो डायनामिकली खुद डिसाइड करे कि किसको कितना लेना है, किसको कितना लेना है। एक का दूसरी से बड़ा साइज हो, दूसरी का पहले से बड़ा साइज हो, ये काम करना है तो आपको ये काम करना है। अब जरा मैं आपको ना एक काम देता हूं, जस्ट मैं जिससे पूछूंगा ना मुझे वो रफ आइडिया दे अभी तक की नॉलेज के मुताबिक कि ये लेआउट कैसे बनेगा। ये इस लेआउट को अगर कोई एक्सप्लेन कर दे, एनी वॉलंटियर।
कोई शरीफ आदमी? मतलब मुझे डिक्टेट करें ना कैसे? आप आपसे अगर पूछा जाए क्या अप्रोच है तो डिक्टेट मी कैसे करेंगे? ठीक बोल रहे हैं ना कि हम बेसिकली 3 डिव्स बनाएंगे और तीनों डिव्स को फ्लेक्स नहीं देंगे। 3 डिव्स बनाएंगे तो तीनों बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगी? 100% पे आ जाएंगे। ऊपर वाली को एज इट इज रहने देंगे और नीचे वाले को भी एज इट इज रहने देंगे। दरमियान वाली जो डिव है उसके अंदर फिर 2 चाइल्ड बनाएंगे। पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे। जो राइट वाला है उसको फ्लेक्स 3 दे देंगे या फ्लेक्स 4 दे देंगे, बिकॉज राइट वाला 4 टाइम्स द साइज ऑफ या 5 टाइम्स द साइज ऑफ लेफ्ट है। बना दूं एक, फिर पता लग जाएगा आपको। तो अब मैं ये सारा कुछ रिमूव कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया। सिर्फ बॉडी रहने देता हूं क्योंकि बॉडी हम नहीं चाहते कि बॉडी की स्पेस जो है वो रहे। और यहां से अब आपके जो वेब पूरे के पूरे वेब के लेआउट्स है ना ऐसे ही बनते हैं। अगर आपका लेआउट सीधा हो गया तो वेबसाइट डिजाइनिंग तो मसला ही नहीं रहेगा, आपको फिंगर टिप्स भी हो जाएगी। विड्थ और हाइट दे के नहीं बनाएंगे आप सिर्फ अभी डिज़ाइन को इसी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको पता है आपका वेब डिज़ाइन मोबाइल पे भी खोल सकता है कोई बंदा, आपका वेब डिज़ाइन टैबलेट पे भी खोल सकता है कोई बंदा, आपका वेब डिज़ाइन किसी भी डिवाइस पे भी खोल सकता है। तो एक हल तो ये है कि विड्थ और हाइट परसेंटेज में दे सकते हैं, तो यस दे सकते हैं। तो फ्लेक्स भी क्या करता है? इंटरनली परसेंटेजेस को यूज़ करता है। तो बजाय इसके कि हमें सारा काम मैनुअल करना पड़े, वाई नॉट वी यूज़ द पावर ऑफ फ्लेक्स। ठीक है, पहले लोग यही करते थे, वो फिजिकली साइज खुद सारा कुछ कैलकुलेट करते थे, सारा कुछ मैनिपुलेट करते थे। फिर CSS एडवांस होती गई उसने पहले फ्लोट था, फिर फ्लेक्स आया, अब CSS ग्रिड आया। तो एडवांसमेंट का मतलब यही है कि हर आने वाली एडवांसमेंट हमारे लिए ईज़ क्रिएट करती है। पिछला जो काम मुश्किल होता है उसके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती है। ठीक है, तो चलें अब मुझे सबसे पहले क्या बनाना है? 3 डिव्स बनानी है। और अगर आप यहां देखें तो अब नाम भी आप यहीं से ले लें। टॉप वाली को क्या नाम दूंगा? हेडर। बॉटम वाली को क्या नाम दूंगा? और लेफ्ट वाली को क्या नाम दूंगा? साइड बार। इसको क्या दूंगा? कंटेंट। तो मैं यहां पे एक डिव बनाता हूं, डिव, और इसको क्लास देता हूं हेडर। ठीक, दूसरी डिव बनाता हूं। अब जरा गौर से देखें, दूसरी डिव को अभी मैं कोई क्लास नहीं दे रहा। तीसरी डिव बनाता हूं और इसको क्लास दे देता हूं क्या? फुटर। दूसरी को कोई डिव नहीं दी, क्यों? उसकी एक रीजन थी, जरा देखें। दूसरी पे मुझे अप्लाई करना था फ्लेक्स, तो मैं इस डिव को ये तो नहीं दे सकता ना कंटेंट या साइड बार, क्योंकि कंटेंट अब अगर मैं प्लान करना चाहूं तो मैं बेसिकली इसका एक पेरेंट बनाऊंगा और उस पेरेंट के अंदर 2 डिव्स बनाऊंगा। एक को साइड बार नाम दूंगा और एक को कंटेंट नाम दूंगा। तो मैं दरमियान वाली डिव को बजाय साइड बार या कंटेंट नाम देने के इसको क्या नाम दूंगा? मैं कहूंगा जी मेन। यानी एक फुटर एरिया है वेबसाइट का, एक हेडर एरिया है और एक मेन एरिया है वेबसाइट का। और मेन एरिया में जाके कितनी डिव्स चाहिए आपको? 2। वेरी गुड। अब मतलब समझ रहे हैं ना सेंस कि एक डिव बनाऊंगा, उसको नाम दूंगा क्या? क्या भाईजन क्या हो गया यार? साइड बार। वो लेआउट में जो दिख रहा है वही तो करना है। दूसरी डिव को क्या नाम दूंगा? कंटेंट। स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर से दिखेगा हमें कुछ भी नहीं, बिकॉज देयर इज नो स्टाइलिंग इन्वॉल्व। अब मुझे क्या करना है? जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं हेडर के अंदर आके H1 में हेडर लिख लूं ताकि मुझे उस तरह का हेडर टेक्स्ट नजर भी आए ना। फुटर के अंदर जाके मैं क्या लिख दूं? फुटर लिख दूं। साइड बार के अंदर जाके क्या लिख दूं? और कंटेंट के अंदर जाके क्या लिख दूं?
ये क्यों ऐसा हो रहा है? बाय डिफॉल्ट सारी डिव्स हैं, तो डिव्स कहाँ आएंगी? ऊपर नीचे ही आएंगी ना। अब मसला तो हमारा है, हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो पहले सबको क्या दे दे, हेडर को, फुटर को और साइड बार को, सबको बैकग्राउंड कलर दे दें ताकि दिखें तो सही, नज़र तो आए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं कहूँ जी HEADER हेडर, और इसको मैं दे दूँ जी BGC येलो ग्रीन, इसी तरह का लग रहा है मुझे। अब मुझे बताएं कि मैंने इसको ना हाइट दी ना विड्थ दी, तो हाइट क्यों उठा ली इसने? याद रखें, अगर हम किसी एलिमेंट को हाइट ना दें तो वो जितना उसका कंटेंट होता है उतनी हाइट उठाता है। मैंने हाइट नहीं दी ना, तो उसने कितनी हाइट उठाई? जितना उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा होता तो हाइट अपनी क्या कर लेता, उसके मुताबिक ग्रो कर लेता। फिर इसी तरह तीनों को मैं, हेडर को भी, फुटर को भी, साइड बार को भी सेम कलर दे दूं। अब एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, ज़रा देखिएगा। सारों को देना नहीं है ना, क्योंकि मार्जिन भी तो देना है। अगर सारों को दें तो पूरे पेरेंट को अप्लाई हो जाएगा। यू आर राइट। हमें तो ये देखें, मार्जिन भी तो देना है बीच में। ये नज़र आ रहा है मार्जिन, ये नज़र आ रहा है मार्जिन, ये नज़र आ रहा है मार्जिन, ठीक, इसलिए सबको अलग अलग दे रहे हैं। अच्छा, साइड बार के बाद हमें देना है जी कंटेंट को भी। अब मुझे बताएं, मैंने तो मार्जिन दिया ही नहीं और सब के बीच में स्पेस आ रही है, क्यों? ब्राउज़र ने दिया? किसको? हाँ, इंस्पेक्ट, शुक्र है। ये आपको नहीं पता चला किसको, तो आपने कहा जी इंस्पेक्ट कर ले। करते हैं जी इंस्पेक्ट, कि ये दरमियान की स्पेसेस क्यों आई हैं? मार्जिन नाम की चीज़ को तो मैंने दिया ही नहीं, छेड़ा ही नहीं, ये स्पेस क्यों आई है? लेट्स इंस्पेक्ट इट। किस वजह से आई है? लो, किस वजह से आई है? 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 तो इसका मतलब सारी स्पेसेस का बुनियादी वजह क्या है? H1। तो मैं यहाँ पे अगर जेनेरिकली H1 को एक्सेस करके मार्जिन 0 कर दूँ, खत्म। अब मुझे इन बॉक्सेस के दरमियान में स्पेस क्रिएट करनी है। क्या करनी है? स्पेस क्रिएट करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको अलग अलग टारगेट करके इसको अलग से स्पेस देनी पड़ेगी, इसको अलग से स्पेस देनी पड़ेगी, इसको अलग से स्पेस देनी पड़ेगी, सबको अलग अलग स्पेस देनी पड़ेगी ना। तो बेहतर नहीं है कि मैं सबको अलग अलग देने के बजाय एक अलग से क्लास बना लूँ SP के नाम से, SP फॉर स्पेस, मेरी अपनी मतलब कन्वेंशन है। इसको भी SP की क्लास दे दूँ, इसको भी SP की क्लास दे दूँ, इसको भी SP की क्लास दे दूँ, और यहाँ एक SP को टारगेट करके मार्जिन गॉट इट, सेम मार्जिन आ गया सब तरफ से। अब सिर्फ ये जो दरमियान वाले हैं ना, ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऊपर वाला और नीचे वाला एज इट इज है अपनी जगह पे, ऐसे ही है। तो जो दरमियान वाला है उसको मैंने पहले ही पेरेंट में रखा है, देख रहे हैं? दरमियान में एक है हमारा साइड बार और एक है कंटेंट। दोनों का पेरेंट कौन है? मेन है। तो आप सिंपली क्या करें, मेन को उठाएं, यस, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। ये क्या हुआ है? क्योंकि मैंने दोनों आइटम्स को विड्थ नहीं दी हुई। जब मैं विड्थ नहीं दूंगा और डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो उनकी विड्थ क्या हो जाएगी? ख़त्म।
अब बिल्कुल खत्म इसलिए नहीं हुई कि कुछ कंटेंट भी तो है ना यार, उतनी विड्थ बचेगी जितना उसका, अगर कंटेंट ना होता तो बिल्कुल ही गायब हो जाता, सफाई हस्ती से ही मिट जाता। अब क्या करेंगे, दोनों आइटम्स को या तो विड्थ देंगे या फ्लेक्स की प्रॉपर्टी देंगे। तो दोनों आइटम कौन कौन से हैं, एक है हमारा साइड बार, एक है कंटेंट। तो अगर मैं ये कहूं साइड बार को फ्लेक्स की प्रॉपर्टी कर दो 1, और इसको भी कंटेंट भी को कहूं फ्लेक्स की प्रॉपर्टी कर दो 1, इसका मतलब यह है कि जितनी स्पेस है दोनों को बराबर डिवाइड कर दो, एक शेयर इसका एक शेयर इसका। लेकिन फॉर एग्जांपल ये दोनों बेटे नहीं है, एक बेटा और एक बेटी है, तो वैसे शरीयत में भी है कि बेटे का हिस्सा ज्यादा होता है वरासत में, बेटी का कम होता है, बिकॉज बेटी जहां मतलब शादी के लिए जाती है एक हिस्सा उसका उधर भी होता है। तो अब यूं समझें, ये शेयर का लफ्ज इसलिए समझा रहा हूं कि आपके ज़हनों में नक्श हो जाए। फ्लेक्स का मतलब ये है कि जब दोनों फ्लेक्स 1 1 होंगे तो इसका मतलब है अवेलेबल स्पेस को 2 इक्वल शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया। अब मैं कंटेंट को कहता हूं कि यार जो कंटेंट का शेयर है ना वो 3 टाइम्स है देन दैट ऑफ साइड बार, नहीं अब 3 टाइम्स भी कम है, तो मैं कहता हूं यार इसका शेयर जो है वो क्या है 4 टाइम्स है देन दैट ऑफ, बन गया ना। अब सबको एक ही जैसी हाइट दे दें, या एक जैसी नहीं, ज़ाहिर है हेडर की कम है दूसरों की ज्यादा है, तो हाइट दे दें। तो आप सॉरी हाँ बिल्कुल जिस मर्जी को दे दें, आपको आप बादशाह हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं मैन को हाइट दे देता हूँ जी HEIGHT, और दैट्स गोना बी काइंड ऑफ 40 पिक्सल्स फॉर नाउ। हम चूंकि एक्चुअली हम हाइट नहीं देंगे, 40 पिक्सल तो बहुत ही कम हो गया यार, ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, 400 पिक्सल्स कर दें, ठीक। इसी तरह आप हेडर को भी जाके हाइट दे दें, फुटर को भी जाके हाइट दे दें, एंड दैट वुड बी लुकिंग लाइक दिस वन। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो 2 फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज आपको सिखानी थी वो अभी तक नहीं बताई ठीक है, अभी तक सिर्फ एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी बताई कि आपका जो आइटम्स हैं उनका जो शेयर है, अगर आप सबको फ्लेक्स 1 1 देंगे तो शेयर इक्वली डिवाइड होगा। अगर आप किसी एक को दूसरे के निस्बत डबल शेयर देने जाते हैं तो दूसरे वाले को जाके डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 4 टाइम्स कर दें। अभी मैंने क्या किया है कि कंटेंट हैज द विड्थ 4 टाइम्स देन दैट ऑफ इट्स अदर सिबलिंग, और इसका दूसरा सिबलिंग साइड बार है। अब जरा यहां पे वापस आए और हम बाकी का मुद्दा तय कर दें। हेडर और फुटर को हाइट दे देंगे ना, उसमें कोई मसला तो नहीं है, या देना चाहते हैं तो दे भी दें। हेडर को जाएं और इसको हाइट दे दें जी HEIGHT हाइट। बाय द वे हम हाइट नहीं देंगे, जब एक्चुअल कंटेंट आएगा तो हम हाइट देने से गुरेज करेंगे। 100 पिक्सल कर दें इसको, इफ इट इज लाइक दैट, ये 100 पिक्सल हो गया। और फुटर को भी जाके 100 पिक्सल दे दें, तो ये हो गया। तो ये तकरीबन कुछ उससे मिलता जुलता हुआ है, बाकी स्पेसेस या मार्जिन शार्जिन कम ज़्यादा करेंगे तो वो काम हो जाएगा आपका। अब हमें करना क्या है कि ये देख रहे हैं हेडर, हाँ अगली प्रॉपर्टी वही तो डिस्कस करने लगा, तो ज़रा जल्दी बोल पे, थोड़ा जा वेट कर लो। अब हमने क्या करना है, अभी तक हमने ये किया जी कि फ्लेक्स के जो आइटम्स हैं उनकी अलाइनमेंट अभी तक हमने नहीं देखी। अब देखें फ्लेक्स के आइटम नहीं, सॉरी फ्लेक्स के कंटेंट, बिकॉज ये जो हेडर है इसका पेरेंट फ्लेक्स नहीं है, क्योंकि हेडर का कोई पेरेंट ही नहीं है। बात समझ आई ना? लेकिन गौर से सुनिएगा, हमने सेंटर किसको करना है, H1 को। H1 का पेरेंट कौन है, H1 का पेरेंट कौन है, अच्छा ये ले, होना आगे नजर। तो हमने सेंटर किसको करना है, H1 का पेरेंट कौन है, ठीक। हमने सेंटर किसको करना है, साइड बार का पेरेंट कौन है, हमने सेंटर किसको करना है, इस कंटेंट की हेडिंग को, इसका पेरेंट कौन है। अच्छा, जहां फ्लेक्स का एक काम यह है कि वो आइटम्स को ऑर्गेनाइज करता है, वहां फ्लेक्स का दूसरा काम है कि फ्लेक्स अपने चिल्ड्रन की अलाइनमेंट्स भी करता है, बोथ वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। आई रिपीट,
पेरेंट्स ही करेंगे ना, यही तो बता रहा हूँ। मतलब वैसे तो कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप डायरेक्ट H1 को डाके टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, वो सेंटर हो जाएगा, लेकिन वो सेंटर हॉरिजेंटली होगा, वर्टिकली सेंटर फिर इम्तिहान होगा। लेट मी शो यू। मैं सिंपली H1 को जाके ना करता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो जब भी आपको टेक्स्ट को अलाइन करना हो ना, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर बहुत आसान है, लेकिन ये हॉरिजेंटली सेंटर हुआ है, मुझे वर्टिकली सेंटर करना है और हॉरिजेंटली दोनों सेंटर करना है। तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हॉरिजेंटली तो किया जा सकता है, वर्टिकली कोई तरीका नहीं है H1 को करने का। इसलिए बजाय ये का, अब ये देखें ना, तीनों हो चुके हैं, जहां जहां H1 था सारा क्या हो चुका है, अपने पेरेंट के सेंटर में हो चुके हैं। हमें ये तरीका एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम इससे जरा ज्यादा, चूंकि हम बेसिकली पढ़ फ्लेक्स की प्रॉपर्टी रहे हैं, तो फ्लेक्स का ही वे करना है ना, ताकि हमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों सेंटर में करने हैं। तो अब याद रखें, जिस भी एलिमेंट को वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर करना हो, उसके भी पेरेंट को आप क्या दे दें, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मैं हेडर को क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। जरा गौर से सुनिएगा क्यों दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जब मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो इस पे कुछ नहीं हुआ। अब याद रखिएगा, जब हम किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दे देते हैं तो उस पर कुछ मजीद प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती हैं। यानी मैं इस पे जाके मैं ये कहूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये हो गया किधर, हॉरिजेंटली। वर्टिकली करने के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, कल आपने मुझसे पूछा था ना, अवतार को थोड़ी सी ऊपर से स्पेस दे दे, नीचे आ जाए, थोड़ी सी लेफ्ट से दे दें, इधर आ जाए, तो मैंने कहा था वो तरीका नहीं करेंगे, ये काम करेंगे उसके साथ। समझ आइए बात। तो खैर उस पर वापस जाऊंगा तो फिर ये अप्लाई करके दिखाऊंगा कि कल ये पढ़ाई नहीं थी प्रॉपर्टी, परसों जो ये नहीं पढ़ाई थी तो उसकी वजह से हम वो फंसे थे वहां पे जाके। सब कुछ कर सकते हैं, यही तो ब्यूटी है फ्लेक्स की, कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर सिर्फ किस पे काम करता है, सिर्फ टेक्स्ट पे काम करता है। तो हम इमेज को सेंटर करना चाहें, हम किसी डिव को सेंटर करना चाहें, हम किसी दूसरी डिव को किसी दूसरी डिव के अंदर जाके सेंटर करना चाहें, तो ये सारे काम किससे हो सकते हैं, सिंपली पेरेंट को फ्लेक्स दें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली भी सेंटर, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, यही काम बाकी सबके साथ कर लें। यही तीन प्रॉपर्टीज डिस्प्ले फ्लेक्स की फुटर को दे दें, यही तीन प्रॉपर्टीज साइड बार को दे दें, यही तीन प्रॉपर्टीज कंटेंट को दे दें। ले बिल्कुल जोर नहीं लगा ना, बिल्कुल जोर नहीं लगा ना। मतलब देखिए, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ों को एक फ्लो में लेके चल रहे हैं, इट बिकम्स वेरी इजी। और जो आप कह रहे थे ना, यार मैं एक चीज़ सीधी करता हूँ दूसरी बिगड़ जाती है, तो मैंने आपको कहा था नहीं, जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम हर चीज़ को पहले प्रेडिक्ट कर रहे होंगे कि यार जो मैं चाहूँगा वो होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम एक चीज़ सीधी करें दूसरी बिगड़े, नहीं। और ऐसा कब नहीं होगा, जब हम हर चीज़ को प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ लेके चलेंगे। दी हुई है नहीं, विड्थ सेट करवाएं जरा मुझे, जैसे मर्जी विड्थ सेट करें, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब हुआ तो जुर्माना दूंगा। मतलब जो आपके जहन में है वो बोलें, कैसे डिस्टर्ब हो सकता है इसको, लेट्स सी, हम लेट्स ब्रेक इट, करके दिखाएं ब्रेक। मतलब वॉट एवर इज इन योर माइंड, जस्ट डू इट ओपनली, क्योंकि जो ब्रेक होना है वो यही हो जाए ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वॉट एवर इज इन योर माइंड, डू अप्लाई इट। ब्रेक होगा तो हल बताएंगे ना भाई क्यों ब्रेक हो रहा है, वैसे होगा ही नहीं, क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो किए। अब देखिए ना, हमने कहा एक जेनेरिक रूल दे दिया कि विड्थ ऑफ द कंटेंट इज 4 टाइम्स द विड्थ ऑफ अ कंटेंट, तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम खुद करना चाहें कि विड्थ ऑफ द कंटेनर इज ट्वाइस दैट देन दैट ऑफ द विड्थ ऑफ द साइड बार, तो फिर ट्वाइस हो जाएगी और हमेशा ट्वाइस ही रहेगी। देखिए मैंने कहा ना, दोनों चीजें टच विड्थ को ही करती हैं। ये अगर बाद में बता दूं तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात है ना, कि वो जरा अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बयान दे के बाद में खुद ही फंस जाते हैं। तो मैं भी अभी मैं कहूँ जी कि ना फ्लेक्स के साथ विड्थ को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, कल कल के यूज करनी पड़ जाए तो फिर आपने कहा जी तुसी तो कैसी होड़ क्यों कर रहे हो। तो मैं इसलिए कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट नहीं दे रहा, अभी तक नहीं करे।
हाँ ये ब्रेक करने वाला सिनेरियो है ना, लेट्स सी इट। हमने इसको दिया जी फ्लेक्स कंटेंट को 4, यहाँ पे बाद में विड्थ दे दूँ, लेट्स सपोज 20%। अब विड्थ बाद में आ रही है, फ्लेक्स पहले आ रहा है, तो मे बी वो ओवरराइड कर जाए। अगर ओवरराइड करता है तो फिर हम देखते हैं उसको, लेकिन वो नहीं, वो 20% को ले ही नहीं रहा, जी बदमाशी है, मैं तो फ्लेक्स ही लूँगा। तो इसका मतलब साबित हो गया जो मैं कह रहा था ना, डू ब्रेक इट, तो किया है ना, ब्रेक नहीं हुआ। इसी तरह कोई और सिनेरियो आपके ज़हन में आता है ABC XYZ, डू अप्लाई इट, चेक इट फॉरन, तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है वो इंटरनली किसको छेड़ती है, विड्थ को ही छेड़ती है, तो फिर दो विड्थें तो नहीं हो सकती ना। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हम अपने हिसाब से विड्थ देना चाह रहे हैं, मतलब हम नहीं चाह रहे कि वो पूरा पेज ले कंटेंट, मतलब लास्ट तक ले, ठीक है, अच्छा अपने हिसाब से देना चाहेंगे तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन भी करेंगे ना आप। मिसाल के तौर पे जैसे कल हमने कहा था जी हमारे पास एक लाइन में 3 कार्ड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 3 कार्ड्स होने चाहिए, तो हम अपने हिसाब से दे रहे थे ना, तो हमने उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की है कि 100% को 3 पे डिवाइड करो। अब मिसाल के तौर पे रिक्वायरमेंट चेंज हो गई और हम अपने हिसाब से कह रहे हैं जी नहीं, एक लाइन में 3 नहीं 4 कार्ड्स बनाओ, तो हम क्या करेंगे, 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 25 आएगा, तो एक को विड्थ कितनी देंगे। तो जब हम अपने हिसाब से विड्थ दे रहे होंगे तो फिर हम कैलकुलेशन अपने ही हिसाब से करेंगे ना। इस केस में, फ्लेक्स के केस में, अभी हमें चाहिए था एक लाइन में 2 बॉक्सेस, तो हमने पहले कैलकुलेशन की ना, हमने सोचा ना यार कि जो सेकंड की विड्थ है वो 4 टाइम्स होगी फर्स्ट के। कल कला रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, कल कला कोई कहता है जी नहीं साइड बार राइट पे होनी चाहिए और कंटेंट लेफ्ट पे होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से ही चेंज करेंगे ना। हम लेफ्ट वाले को कंटेंट डिक्लेयर कर लेंगे और कहेंगे जी लेफ्ट का जो साइज है वो राइट के 4 टाइम्स हो। तो बेसिकली जब भी जहां भी अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो कैलकुलेशन हम खुद करेंगे ना, पहले प्लान करेंगे, जैसा हमें रिक्वायर्ड है, जैसा डिजाइन हमें दिख रहा है, जैसा हमारे ज़हन में स्केच है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। सर ऐसे कर सकते हैं कि अगर फ्लेक्स यूज करें, 3 हिस्सों में डिवाइड करें इसको, और फिर हमें लास्ट वाला हिस्सा मतलब जरूरत नहीं है उसको दोबारा रिमूव कर सकते। जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है ना, मैंने कहा ये अवेलेबल विड्थ पे काम करती है, अवेलेबल विड्थ पे। आपने फ्लेक्स में 4 आइटम्स लिखे, 3 आपने यूज किए, आपने कहा जी चौथा मुझे यूज नहीं चाहिए, तो चौथा मैं रिमूव कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब बिल्कुल करेंगे तो फिर जो 3 है वो पुश होके रिमेनिंग स्पेस को कवर कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें इधर खाली जगह चाहिए फिर क्या करें, जैसे ये कंटेंट अगर हमें हाफ तक चाहिए, बाकी ये सारे ठीक, फिर जितनी जगह पे, मिसाल के तौर पे आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, आप ये चाह रहे हैं कि ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स और ये जगह आपको खाली चाहिए, ऐसे ही है। आप इन तीनों को एक पेरेंट में रैप करें, पेरेंट की विड्थ दे दें 80%, तो पेरेंट यहां तक ऑक्यूपाई करेगा, ये तीनों इस पेरेंट के अंदर रखें, बाकी बचे जगह तो वैसे ही खाली हो जाएगी। यस, इस पेरेंट को फ्लेक्स देंगे तो ये तीनों फ्लेक्स होंगे, रिमेनिंग जो 20% स्पेस है वो तो खाली बची हुई है। ये कंफ्यूजन नहीं है, आपने खुद ट्राई नहीं किया इसलिए कंफ्यूजन है। जब एक दफ़ा आप फ्लेक्स आप अपने हाथ से गुजारेंगे ना, आपके सारे क्वेश्चन खुद ही क्लियर हो जाएंगे। सो आई पर्सनली रिकमेंड कि मुझे पता है कि इससे भी ज़्यादा कई क्वेश्चन आपके जहन में फिर रहे होंगे और आपके पास अल्फाज नहीं होंगे, आप वो कैसे पूछूं, जैसे होता है ना इन फंसा किस तरह ठीक है, वो होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम क्लेमिंग इट बाय माई सेल्फ कि आप उसे अप्लाई करें, या इनफैक्ट क्वेश्चंस अगर आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप उसको अप्लाई करें, जहां ब्रेक हो, जहां आपको समझना है, डू गेट इट टू मी। सर ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, बट लेआउट्स के लिए वंस अगेन आई रीआइट्रेट, फ्लेक्स बहुत स्ट्रांग चीज़ है। और अभी तक हमने फ्लेक्स का एक ग्लिम्प्स देखा, एक झलक देखी है, ये 3 प्रॉपर्टीज जो पढ़ी है ना, फ्लेक्स इज इवन मोर देन दैट। तो अब हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम फुल फ्लेज लेआउट बनाएंगे और उन लेआउट्स में बाकायदा जिस तरह पिक्चर्स और पूरी वेबसाइट की शेप देंगे, क्योंकि हम फ्लेक्स अच्छा खासा इतना पढ़ चुके हैं कि हमारा एक लेआउट एटलीस्ट बन जाए। नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट डे के लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूँ और आपने ये टास्क मुझे करके जब हो जाए तो सबमिट करवाना है। एंड देन एक आपका ये लेआउट है, हाँ मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। सेव इमेज, और मुझसे प्लीज ये ना पूछा करें कि सर इसमें कंटेंट नजर नहीं आ रहा। भाई कंटेंट को आपने घास डालना है, आप सिर्फ बॉक्सेस देखें कहाँ कहाँ है, बीच में कंटेंट कुछ भी लिख दें। लास्ट टाइम मैं कहता कंटेंट विजिबल नहीं है, मैं कहा विजिबल कंटेंट को देख के क्या करना है, आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं, सिर्फ फोकस उस पर करें। तो एक ये है आपका, अच्छा
सुभान अल्लाह, पूरा हफ्ता है तो 3-4 तो होने चाहिए ना भाईजान। मैं अभी तो सिंपल सा दिया, कोई कॉम्प्लेक्स सा ढूंढने दें। हाँ बाकी काम मुझे पता होते हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं 3-4, आपने उनको देखभाल करनी होती है। आई अंडरस्टैंड। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात पे, लेकिन एटलीस्ट देखें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप अच्छा होंगे। और मैं बार बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कह रहा हूँ कि लेआउट जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आपकी वेब उतनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, इसके अलावा ये है, नहीं शादी के बाद मेरे बहुत खतरनाक इरादे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अभी तक मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ना। मैंने ना स्टूडेंट की पेस को ग्रेजुअल अप करना होता है। अब 2 हफ्ते हो गए बड़ा डेड स्लो हूं, अब थोड़ा सा पेस अप, फिर आप विद ईच पासिंग वीक आई विल एक्चुअली एक्सपोनेंशियली ग्रो माय पेस। पता है एक्सपोनेंशियली आपको क्या होता है फिर? तो ये बड़ा अच्छा लेआउट है, जबरदस्त कमाल है। जी बिल्कुल पक्का इरादा, मतलब अभी तक समोसों का बहाना नहीं मिला ना, मुझे बहाना क्रिएट करना है। नहीं नहीं मैं अकेले नहीं खाऊंगा ना, आपको साथ मिला के खाऊंगा, फिर नहीं खराब होगा। ठीक है जी। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक, अच्छा मुझे कुछ लोग कह रहे थे जी जिप काम नहीं करती हमारी, तो मैं अभी जिप कर रहा हूँ ये सारे प्रोजेक्ट्स को, और आपने इनको अनजिप करके इन प्रोजेक्ट्स को बनाना है। तो ये देख लें, मैंने 1 2 3 4 कंट्रोल क्लिक करके 4 फाइलें सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और मैंने इसे कहा जी कंप्रेस्ड, ये होगी कंप्रेस। इसको रीनेम कर दें टास्क्स। इस जिप को उठा के अब मुझे करना है कहाँ पे, व्हाट्सएप खोला और इस जिप को उठा के यहाँ ड्रॉप कर दिया और ये सेंड कर दिया। फिर आप टेक्नोलॉजी को ब्लेम कर रहे हैं, मैं ठीक है, ये दी गलती है, कंप्यूटर दी गलती। हाँ जी जी सुनाइए। ऐसे ही शो होता है बिल्कुल। नहीं वो ऐसे नहीं शो होता, आपकी स्क्रीन पे ये ऐसे शो नहीं होगा। मेरे स्क्रीन पे इसलिए ऐसे शो हो रहा है कि मैंने एक टूल किया हुआ है जिसे WinRAR कहते हैं। हाँ वो आपके ऊपर उसके बाकायदा जिप बनी होगी, वो भी ठीक है बिल्कुल। ये मेरे यहाँ इस तरह इसलिए शो हो रहा है कि मैंने एक एडिशनल टूल किया हुआ है जिसे WinRAR कहते हैं, ठीक है। ये ज़रा ज़्यादा फीचर्स देता है कंप्रेसिंग वगैरह के, पासवर्ड प्रोटेक्शन के, इसलिए ये किया हुआ। वो जिप वाला भी ठीक है बिल्कुल ओके, आप ऐसे ही करेंगे। और जब आप सेंड टू कंप्रेस करेंगे तो आपका फोल्डर की शक्ल उसी तरह की बनेगी, और वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। फिर भी यकीन है तो वो मेरे ऑफिस में आ जाए, मुझे अटेंडेंस मार्क करनी है वहाँ।